हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेट्रोली के स्मार्ट बायोलॉजी क्लास। तो चलिए, बहुत खुशी की बात है कि पुनः हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप भी बहुत खुश और संतुष्ट होंगे, क्योंकि आपको भी इस चैनल पर अच्छे से कंटेंट वाले वीडियो देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू हो जाते हैं। जैसा कि आपको हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि जो है ना, काफ़ी लंबे समय से जो है ना वीडियो इस चैनल पर नहीं आ रही थी, क्योंकि टाइम की थोड़ा सा पाबंदी चल रही है। मुंबई गए हैं तो कुछ वर्क फ्रॉम होम काम मिल गई है, तो थोड़ा सा उस पर हम ज़्यादा टाइम दे पा रहे हैं। लेकिन तो भी हम प्रयास कर रहे हैं कि उधर टाइम देते हुए भी आपको टाइम दिया जाए और सप्ताह में जो है ना 1 से 2 वीडियो कम से कम आपको अपलोड किया जाए, कम से कम में। ऐसे तो प्रयास करेंगे जितना ज़्यादा हो सके, लेकिन कम से कम 1 से 2 वीडियो आपको देखने को मिलता रहेगा और आराम से पढ़ते रहेंगे और मज़े लेते रहेंगे और बेहतर करते रहेंगे। तो चलिए आगे बातें करते हैं और समझते हैं और सीखते हैं। थोड़ा सा आपको हम जानकारी के लिए दे दें, आप हमेशा की तरह जानते ही होंगे, है ना, हमेशा की तरह आपको पता ही है। क्या पता है तो ज़रा ध्यान से देखेंगे तो हमेशा की तरह पता है क्लास से जुड़े हुई जानकारियाँ तो आपको हम दिए थे। क्लास का नाम तो आपको पता ही है, नाम पता ही है। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करते हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस तो जो है ना पहले 12 साल थी, अब 13 साल हो गई, 1 साल बढ़ी तो 23 आया, 13 साल हो गई। आगे बढ़ते हैं और आप हमें चाहें तो जो है ना, कहाँ तो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जो है ना टेलीग्राम पर, गूगल मैप पर, ट्विटर पर जो है ना क्लास का नाम सर्च करके DK स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस फॉलो कर सकते हैं, अगर आप उचित समझें तो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आज हम लोग जो अध्ययन करने वाले हैं वो क्या अध्ययन करने वाले हैं, फाउंडेशन बैच के बारे में बात करेंगे, जो 12th क्लास से जुड़ा हुआ रहेगा। और हम प्रयास करेंगे कि इससे कंटिन्यूटी आपको बना रहे और लगातार वीडियो आती रहे। प्रयास करेंगे, आप ध्यान से पढ़ते रहें और सीखते रहें। तो चलिए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मानव जनन। क्या नाम है? देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या नाम है बाबू? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? मानव जनन कहते हैं, या इसी को प्रजनन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानव जनन या प्रजनन। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो मानव जनन थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं ठीक ठाक हुआ है कि नहीं, क्योंकि पिछला बार जो है ना वीडियो रिकॉर्ड किए तो आवाज़ें नहीं आया, फिर दोबारा हमको इसको शूट करना पड़ रहा था। चलिए, खैर कोई बात नहीं है, इसलिए हम चेक करते रहेंगे बीच बीच में इधर उधर, तो घबराने की बात नहीं है, आराम से पढ़ते रहिए आप। तो चलिए हम लोग देखते हैं, मानव जनन से जुड़ी हुई जानकारियाँ को लेते हैं। मानव अगर बारे में हम बात कर लेते हैं तो मानव का मुख्य रूप से यहाँ पर अर्थ होता है बाबू, लेक्चर फर्स्ट है, समझ रहे हैं ना। तो मानव का यहाँ पर जो है ना मुख्य रूप से यहाँ पर हम सेंस देते हैं नर और मादा, मतलब मानव नरमादा को हम लोग मानते हैं, या नरमादा क्या है तो एक प्रकार के मानव हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि नरमादा तो है ही, लेकिन जनन या प्रजनन का क्या मतलब होता है। तो देखिए, जनन या प्रजनन का मतलब होता है संख्या में वृद्धि। इसको हम लोग बोलचाल के भाषा में क्या बोलते हैं? संख्या में वृद्धि कहते हैं। किस में वृद्धि बाबू? संख्या में वृद्धि। बात समझ में आ रही है? किस में वृद्धि? संख्या में वृद्धि। तो आप यहाँ पे समझिए कि चाहे वो नर हो या क्या हो, ध्यान देंगे, नर हो या क्या हो, मादा हो, जिस क्रिया द्वारा ये क्या करते हैं, अपनी संख्याओं को बढ़ाते हैं। जिस क्रिया द्वारा क्या करते हैं बाबू? अपनी संख्याओं को बढ़ाते हैं, तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? मानव जनन या मानव प्रजनन कहते हैं। और इसको लोग है ना इंग्लिश में क्या कहते हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यानी सिंपल भाषा में आपको याद रखना है कि जिस क्रिया द्वारा नर और मादा, बात में आ रही है, या आप कह सकते हैं कौन? मेल और फीमेल, जिस क्रिया द्वारा अपनी संख्याओं को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। जिस क्रिया द्वारा क्या करते हैं? जिस क्रिया द्वारा जीव अपनी संख्याओं को बढ़ाते हैं, वो क्रिया क्या कहलाती है बाबू? ह्यूमन रिप्रोडक्शन या मानव जनन कहलाती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? ये बात सबको समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं, जरा आप ध्यान से देखते जाइएगा इसको और समझते भी जाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव जनन क्या होती है, पूरी जानकारी आपको दिया गया। जैसे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इसी को अगर हम जो है ना थोड़ा सा रिकैप दें तो यहाँ पर इसको यह देख सकते हैं, क्या है? मानव जनन। क्या है बाबू? मानव जनन या प्रजनन। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये जानकारी आपको
दिया गया है ना। अब इसे से जुड़ा हुआ हम लोग बातों को अध्ययन करते हैं और कैप्चर करते हैं। तो देखिए समझते हैं मानव जनन क्या होती है और मानव जनन से जुड़ा हुआ बातों को हम लोग कैप्चर करेंगे। तो सिंपल भाषा में आपको बताया गया कि जिस क्रिया द्वारा क्या करते हैं, तो मानव यानी नर और मादा, मानव बोले तो कौन भाई, नर और मादा। आपको जानकारी यह दिया गया कि जिस क्रिया द्वारा नर और मादा क्या करते हैं, अपनी संख्याओं को बढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो उस क्रिया को हम लोग मानव जनन के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो देखने को मिल जाती है सेक्स ऑर्गन और क्या, विविपैरस, है ना, सजीव प्रजक, अंड प्रजक, लिंग अंग लिंग, है ना, ये सब के बारे में हम बातें करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम कुछ कैप्चर करते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए और तब हम इस पर आएंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग बात कर रहे थे किसको लेकर के, तो वृद्धि को लेकर के, है ना। ज़रा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो यहाँ पर हमें इससे जुड़ा हुआ कुछ बातें को सीखते हैं और समझते भी हैं। थोड़ा सा देख लीजिए और उसके बारे में हम लोग बातें कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखते हैं तो बातें क्या आ जाती है। अब चलते हैं, गंदा लग रहा था तो थोड़ा सा हम इसको क्लियर कर लिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं और इसको सीखते हैं। और गंदा लग रहा था ना, तो इसलिए साफ कर दिया इसको हम। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग समझते हैं और देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं और क्या क्या सीखते हैं। देखिए हम लोग अध्ययन जो करेंगे वो क्या अध्ययन करने वाले हैं, तो देखिए जनन की बात करते हैं हम। मानव जनन क्या अध्ययन करने वाले हैं, ध्यान देंगे। यहाँ पर हम लिख रहे हैं मानव जनन। देखिए मानव जनन करता है, यानी मानव जब अपनी संख्याओं को बढ़ाता है, या कोई भी जीव जब अपनी संख्याओं को बढ़ाता है तो उससे क्या फ़ायदे होते हैं, इसके बारे में हम बातें करेंगे, है ना। ज़रा ध्यान से देखिए, कोई भी जीव अपनी संख्याओं को अगर क्या करता है, बढ़ाता है, तो उससे हमें क्या फ़ायदे होते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बातें करते हैं। ज़रा आप ध्यान से इसको देखिए। तो अगर हम बात कर लें मानव या कोई भी जीव, देखिए पहले समझते हैं मानव जनन। तो समझ लीजिए क्या होता है, मानव जिस क्रिया द्वारा अपनी संख्याओं को बढ़ाता है तो क्रिया मानव जनन कहलाती है। या आप ऐसे भी डायरेक्ट कह सकते हैं कि जब नर और मादा जो है ना क्या करते हैं, जिस क्रिया द्वारा अपनी संख्याओं को बढ़ाते हैं, वो क्रिया ह्यूमन रिप्रोडक्शन या मानव जनन या मानव प्रजनन कहलाती है। लेकिन अब हम यहाँ पर जानेंगे, वो तो समझ चुके कि मानव जनन किसे कहते हैं, मतलब संख्या इसमें बढ़ाने की प्रक्रिया ही जनन या मानव जनन कहलाती है मानव में। लेकिन मानव जनन से क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम बातें करते हैं। तो इसके मुख्य रूप से 3 फायदे हैं। तो पहला फायदा की हम बात कर लेते हैं और उसके लाभ समझिए। फायदे मतलब लाभ यहाँ पर समझना है। तो लाभ क्या है, मानव जनन के जो है ना मुख्य रूप से कितने जो है ना लाभ, तो 3 लाभों पर हम बातें करेंगे। और 3 लाभ होते हैं। पहला जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। बात समझ आ रही है। अब चलते हैं, ये हो गया पहला। दूसरा अगर हम बात कर लेते हैं, पहला हो गया यहाँ पर, और दूसरा की अगर हम बात कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे, मेंटेनेंस ऑफ स्पीसीज। दूसरा क्या होता है, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस या मेंटेनेंस जो है ना, मेंटेनेंस ऑफ स्पीसीज। मेंटेनेंस ऑफ क्या हो गया, तो स्पीसीज हो गया। क्लियर हो गया। और अगर आगे बढ़ते हैं तो जरा आप ध्यान से देखेंगे, इसको हम लोग क्या मानते हैं। अगला की अगर हम बात कर लेते हैं तो अगला में होता है, जरा ध्यान से देखेंगे,
इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल कैरेक्टर। बात समझ आ रही है? अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये आपको 3 फायदे बताए गए। कोई भी जीव अपनी संख्याओं को बढ़ाता है तो उससे कम से कम 3 फायदे देखने को मिलते हैं। अब ये 3 फायदे क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करते हैं और समझते हैं। बात समझ आ रही है सबको? ज़रा ध्यान से इसको देखते जाएंगे। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आबादी की वृद्धि। इसको हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? आबादी की वृद्धि कहते हैं। थोड़ा सा हम इसको छोटा करके लिख देते हैं, ज़रा ध्यान से देखेंगे। इसको क्या कहा जाता है? आबादी की वृद्धि, इसका हिंदी हो गया। कोई दिक्कत? अब इसका हिंदी हो गया क्या? जातियों का अनुरक्षण, जातियों का अनुरक्षण। जातियों का क्या? अनुरक्षण। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान से देखिए, है ना, उपयोगी, यहाँ पर लिख सकते हैं उपयोगी, उपयोगी गुणों की, उपयोगी गुणों की क्या? वंशागति, वंशागति। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? ये आपको बताया गया हिंदी में नाम। क्लियर हो गया ना यहाँ तक? अब चलते हैं, इसको समझते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या क्या हो सकता है और कैसे होगा। जैसे मान लिया जाए कि कोई भी जीव अपनी संख्याओं को बढ़ाया। यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक डायग्राम आपको बना करके बता देते हैं। इसे देखिए, यहाँ पर इमोजी डायरेक्ट बना देते हैं। देखिए इससे क्या हुआ, इमोजी तो यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर हम आपको इधर कुछ दिखा देते हैं। देखिए ये दिख रहा कुछ, तो ये जो जानकारी आपको दिया है, देखिए तो फर्स्ट है जो है ना व्यक्ति है, एक जीव है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, ऐसे करके बताया गया। तो ये जीव हम दिखा रहा है आपको डायरेक्ट एक इमोजी के रूप में। ऐसे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और जगह नहीं है उतना, तो हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। कह रहे कि आबादी में वृद्धि। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, प्रोसेस हुआ, क्या हुआ ज़रा समझिए। यहाँ पर रिप्रोडक्शन किया, मतलब ये है, इसका एक फीमेल होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए, एक फीमेल। तो ये फीमेल दोनों जो है ना प्रोसेस किया, क्या किया, ये दोनों मिल करके प्रोसेस किया, मतलब प्रोसेस किया यानी एक क्रिया किया, तो उस क्रिया को क्या कह दिए, रिप्रोडक्शन कह दिए, जनन कह दिए। तो जैसे ये जनन की क्रिया किया तो इससे क्या हुआ, 2 जीवों का विकास हो गया। फिर ये दोनों जीव जो है ना मेल और फीमेल को अलग अलग लेकर के प्रोसेस किया, रिप्रोडक्शन की, तो इससे 4 जीवों का विकास हो गया। ऐसे और भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। फिर रिप्रोडक्शन जो है ना बीच में किए, है ना, तो इनसे क्या हुआ, संख्या का विकास हुआ। ये भी जनन किए, ये किए तो ऐसे जो है विकास हुआ, फिर इनमें हुआ जनन तो फिर ऐसे विकास हुआ, फिर इसमें करेंगे तो और भी विकास होगा, ऐसे चलता रहेगा। तो वही कह रहा है कि जब जनन की क्रिया होगी तो देखिए क्या होगा। अब देखिए पहले कितने थे, जनन किया तो पहले कितने थे, 2 थे, अब कितने होंगे, 2 और 2 और बढ़ गए, 4 हो गए। फिर जनन ये लोग जो है ना 4 किए तो फिर और बढ़ गए, कितने हो गए, तो ऐसे ऐसे जो है देखिए अब कितने हो गए, पहले 2 थे, 2 से अब कितने हो गए, 4, फिर 4 के बाद अब कितने हो गए, फिर 4 और बढ़ गए तो 8 हो गए। तो पहले संख्या 2 थी, अब कितने हो गए, 8 हो गए। यानी क्या हुआ, आबादी में वृद्धि हुई। बात समझ आ रही है? तो कैसे होता है बताया गया आपको कि जब जो जीव अपनी संख्याओं को बढ़ाएंगे तो फिक्स है कि उनकी आबादी यानी उनकी जनसंख्या बढ़ेगी, है ना, पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या करेगी, तो इंक्रीज करेगी। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं।
दूसरा है कह रहा कि जातियों का अनुरक्षण, जाति मेंटेन में रहेंगे। जैसे मेंटेन में कहने का कि इनकी अस्तित्व खत्म नहीं होगी। जैसे देखिए यहाँ पर ये क्या 60 साल तक जीवित रहेंगे, तो फिर ये जनन कर लिए तो 60 साल के बाद फिर ये 60 साल तक जीवित रहेंगे, फिर उसके बाद ये जनन किए तो ये 60 साल तक जीवित रहेंगे। यानी लगभग अगर देखा जाए तो जरा जब से शुरू हुआ 60 साल होते 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 इनकी संख्या जो है बढ़ती रहेगी। जैसे एग्जाम्पल ये 2000 में मान ली कि जो है जन्म लिए, कितने ईस्वी में जन्म लिए 2000 में, 60 साल कोई व्यक्ति जीवित रहता है तो ये कब तक जो है जीवित रहेंगे, 2000 में इनका जन्म हुआ। जरा आप समझिएगा, देखिए जैसे मान लें कि यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि 2000 में इनका जन्म हुआ, मान लेते हैं। तो जब 2000 में इनका जन्म हुआ तो उस स्थिति में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर कैप्चर करते हैं। देखिए क्या करते हैं, ज़रा समझिए इसको। ये 2000 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, तो जब 2000 ईस्वी में जन्म हुआ तो ये 60 साल तक जीवित रहेंगे। यानी ये लगभग जीवित कब तक रहेंगे, 2060 तक। उसी बीच में जो है ना इन लोग का विकास हो गया। 2000 अगर हम बात कर लेते हैं तो 30 के आसपास में इनका विकास हो गया। 21-23 साल जो है मैरिज करने को लेकर के होता है, तो वही बीच में मान के चलिए 30 साल में इनका विकास हो गया। 30 साल में मैरिज वगैरह शादी उदी हुआ तो संतान का विकास हो गया। तो अब चलते हैं, तो 30 साल हुआ तो 30 साल प्लस कितना है, 60 साल तक के जीवित रहेंगे। तो ये 90 तक जीवित रहेंगे। ये कब तक जीवित रहेंगे, अगर हम बात कर लेते हैं तो 1990 तक जीवित रहेंगे, है ना, सॉरी 2090 तक। फिर जो है ना इनसे 30 साल बाद यानी लगभग कितना साल, तो 60 साल, 2060 में फिर इनसे विकास हुआ जो है ना जीवों का, तो ये भी 60 साल तक जीवित रहेंगे। यानी लगभग जो है ना 312 या देख रहा ना इतना ईस्वी तक जीवित रहेंगे। तो देखिए तो इनकी जो है ना कब से शुरू हुई थी जातियाँ, 2000 से शुरू हुई। जातियाँ कब से शुरू हुई, ज़रा ध्यान से आप देखिए तो यहाँ पर नोटिस कीजिए, तो ज़रा आप नोटिस कीजिए यहाँ पर जातियाँ कब से शुरू हुई। जातियाँ 2000 से शुरू हुई इनकी, और ये जातियाँ कब तक चल रही है, देखिए यहाँ 2000 के बाद जो है ना बल्कि 3012 तक चल रही है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जीव अपनी संख्याओं को बढ़ाएंगे तो उनकी जातियाँ लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी, अनुरक्षित रहेगी, मेंटेन में रहेगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगा। तो ये फायदा हो गया। अब चलते अगला है, कह रहा कि यूजफुल कैरेक्टर का जो है ट्रांसफ़र होगा, इंक्रीज करेगा। तो जो भी अच्छे गुण इनमें होंगे तो इसमें आएंगे, इसमें से उसमें जाएंगे। तो वही बता रहा है कि अच्छे गुण स्थानांतरित होते हैं। जैसे मान लीजिए कि जनन करेंगे तो हर लोग व्यक्ति क्या करता है कि हमारा जो है ना पति मिले तो बेहतर हो, पत्नी हो तो बेहतर हो। तो जो भी अच्छे गुण वाले लोग हैं तो उनका जो है ना क्या होगा, गुण आगे स्थानांतरित होते जाएगा। तो वही कह रहा है कि यूजफुल गुणों की वंशागति चलती रहेगी, और हर लोग वही चाहता है कि जो अच्छे गुण है वही मिले आपस में, ताकि और अच्छा जो है चीज़ें प्राप्त हो। तो ये चीज़ें हो गई। तो तीसरा आपको दूसरा बता दिया गया, और एक तीसरा आपको फ़ायदे बता दिए गए जनन के। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप हमें बताइए। सबको क्लियर समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर जनन की बात तो हो गई। अब थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं और समझते हैं। देखिए यहाँ पर समझिए, अब इसी को हम थोड़ा सा कैप्चर करते हैं। जैसे सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं, और इसी को देखिए सेक्स ऑर्गन मुख्य रूप से कौन कौन होता है इसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। जितने भी मेल है और ये क्या है, फीमेल है। तो इनके अंदर भी जो है ना लिंग अंग होते हैं, और ये क्या है, विविपैरस है और ओविपैरस है। तो इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सजीव प्रजक कहते हैं। क्लियर हो गया, आगे हम बातें करेंगे। कोई दिक्कत, समझ में आ रही बात। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ पर हम दो पार्टीशन में इसको बांट देते हैं, और दो पार्टीशन में बांट करके इसको हम सिखा रहे हैं आपको। ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं, कैसे समझते हैं ज़रा आप नोटिस कीजिए। हम अध्ययन कर रहे थे क्या, तो एक जगह टॉपिक हम लिंग अंग की बात करते हैं, सेक्स ऑर्गन की बात कर रहे थे। सेक्स ऑर्गन, इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, लिंग अंग कहा जाता है। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, लिंग अंग कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंग अंग कहते हैं। क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, लिंग अंग के बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, जरा समझिए। सेक्स यानी क्या, हम आपको बताए होंगे कि जना सेक्स का अर्थ होता है मेल और फीमेल। क्या होता है, सेक्स का अर्थ क्या होता है, मेल और फीमेल।
अब आपको लगेगा सर ज़बरदस्ती थोड़ी ऐसे होता है, तो देखिए हम आपको एग्जांपल देकर कुछ समझाएंगे ताकि आपको समझने में सुविधा हो जाए। मेल यानी क्या, सेक्स मतलब क्या, मेल या फीमेल, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं आगे हम आपको लिख करके बता देते हैं। मेल या फीमेल, इसको हिंदी में अगर हम बोले तो इसको हम लोग नर या मादा कहते हैं, नर और मादा कहते हैं। क्या कहते हैं, नर और मादा कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक, बात समझ में आ रही है। अब देखते हैं अब कैसे। तो आप कभी कभी देखते होंगे फॉर्म वगैरह को भरते होंगे, कभी कभी आप नोटिस किए होंगे कि जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें आप देखने को आपको मिलता होगा। अब क्या ज़रा समझिए, जैसे फॉर्म भरे तो वहाँ पे एक लिखा हुआ रहता है नेम, कॉलम रहता है, ठीक है। एक लिखा रहता है फादर्स नेम, ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ रहता है सेक्स, यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो देखने को मिल जाएगा। और इसके जस्ट बॉक्स बना रहता है, यहाँ पर लिखा रहता है मेल, ठीक है ना। यहाँ पर रहता है क्या, फीमेल। और उसी प्रकार से यहाँ पर एक कॉलम बना करके लिखा रहता है अदर। क्लियर हो गया। अब ज़रा समझिए, दिख रहा है ना सबको। तो अब चलते हैं, ये जानकारी आपको हाँ दिख रहा है, चलिए देखते हैं। यहाँ तक दिखता है तो आप जैसे जो भी है आप अपना अनुसार मैनेज करते हैं। कैसे करते हैं ज़रा आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप बोलते हैं जैसे आपका नाम क्या है, तो नाम आप नाम के सामने लिख देते हैं। जैसे हमारा नाम क्या है, दीपक कुमार, तो हम दीपक कुमार लिख दिए, है ना। कोई दिक्कत, फादर्स नेम हो गया तो हम फादर्स नेम यहाँ लिख लेंगे, है ना। सुरेंद्र सिंह, इस प्रकार से कोई दिक्कत। तो नाम लिख लेते हैं और फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हम मेल हैं या फीमेल। सेक्स के सामने हम लोग देखते हैं मेल है या फीमेल, मेल, दीपक मेल या फीमेल। तो अब देखते हैं कि हम मेल है या फीमेल, तो मेल में लगा देते हैं, टिक आउट। तो यहाँ पर प्रूफ होता है कि जो है ना सेक्स को हम लोग मुख्य रूप से मेल या फीमेल के रूप में देखते हैं। देखिए वर्ड मीनिंग गलत है, ये सर्टिफिकेट पर ऐसे ही लिखा हुआ है इसलिए ऐसे ही चलता है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है कि सर जी गलत नाम लिखे हैं, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। तो जानकारी आपको दे दिया कि जो है ना सेक्स का अर्थ मेल और फीमेल क्यों है, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ज़रा आप ध्यान से देखिए यहाँ पर। अब इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं, देखिए। अब ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं। देखिए क्या आगे अध्ययन करते हैं, ज़रा समझिए इसको। तो यहाँ तक तो हो गया। अब हम ऑर्गन की बात करते हैं। तो ऑर्गन मतलब क्या, अंग। तो अंग हम लोग किसको मानते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ टिश्यू। ग्रुप ऑफ क्या, टिश्यू। क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू। कोई दिक्कत है यहाँ तक। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, ऊतकों का समूह। क्या बोलते हैं, ऊतकों का समूह कहते हैं। ऊतकों का समूह। क्लियर हो गया, दिख रहा है आपको लिखा हुआ, स्पेस कम की वजह से हमें उसमें इंक्लूड कर दिया। हाँ चलिए ठीक है, साफ दिख रहा है, ऊतकों का समूह। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गई। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि ऊतकों का समूह। तो अब देखते हैं कि आखिर ऊतकों का समूह कौन सा होगा। भाई बहुत सारे अंग हो सकते हैं, तो उसी प्रकार से अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर मुख्य रूप से 2 अंग हमको कम से कम देखने को मिलते हैं। ऐसे अंग तो बहुत होते हैं, इसी में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं, इस पर विचार करते हैं और बातें करते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऊतकों के समूह कौन कौन होते हैं, थोड़ा सा इस पर हम बातें कर लेते हैं और ज़रा ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पर, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या होगा, ऊतकों के समूह यानी एक हो गया। हम बात करते हैं तो हमें टेस्टिस देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, और एक ओवरी देखने को मिलती है। तो हम पहले ओवरी लिख देते हैं, एक ओवरी हो गया, ठीक है। जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, हिंदी में हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे की अगर हम बात कर लेते हैं तो दूसरे को क्या कहा जाता है, जरा आप समझिए। दूसरे को कहा जाता है ना, टेस्टिज कहते हैं, टेस्टिज कहते हैं। और अगर थोड़ा सा हम हिंदी की बात कर लेते हैं तो ज़रा आप ध्यान से देखिए, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, वृष्ण कहते हैं। क्लियर हो गया, बात समझ में आ रही है। अब ज़रा नोटिस कीजिए,
अंग हो गया क्या, मेल और फीमेल, सेक्स क्या हो गया, मेल और फीमेल। अंग क्या हो गए, तो ऊतकों के समूह। तो ऊतकों के समूह हमारे शरीर के अंदर जनन करने के लिए बहुत सारे होते हैं, उसमें से मुख्य जो होते हैं, एक क्या होता है, तो एक होता है, अगर बात कर लेते हैं तो क्या होता है, अंडाशय यानी जो है ओवरी होता है, और दूसरा क्या होता है, वृष्ण होता है। पास में आ रही है। अब देखते हैं, तो आखिर ये तो अंग होते हैं, लेकिन ये किस में देखने को मिलते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा बातें करते हैं कि आखिर ये अंग हमें किस में देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बातें करते हैं। तो आप समझिए, जो क्या होते हैं, फीमेल होते हैं, उनके अंदर जो होते हैं सेक्स ऑर्गन के रूप में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, जो है ना, वृष्ण, जब देख रहे सॉरी अंडाशय पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अंडाशय। और उसी प्रकार से अगर हम फीमेल की बात कर लेते हैं तो फीमेल में हमें क्या देखने को मिलती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बातें करते हैं। तो सॉरी मेल ना है, हाँ फीमेल तो हो गया, मेल की बात करते हैं। तो मेल में हमें जो मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, वृष्ण मिलते हैं। पास में आ रही है, क्या देखने को मिलते हैं, मुख्य रूप से वृष्ण हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ से आप नोटिस कीजिए, क्या देखने को मिलते हैं, तो वृष्ण देखने को मिलते हैं। कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से आप यहाँ पर समझिएगा कि जो लिंग अंग होते हैं, यानी देख रहा ना यहाँ पर सेक्स ऑर्गन, लिंग अंग जो होते हैं मुख्य रूप से किसके लिए, जरा ध्यान से देखिए, किसके लिए, तो स्त्रियों के लिए क्या होता है, तो जानकारियाँ दिया गया, अंडाशय होती है। और अगर हम पुरुषों की बात कर लेते हैं तो पुरुषों के लिए क्या होती है, तो वृष्ण होता है। कोई दिक्कत। यानी ये प्रमुख जनन अंग होता है, किसका बोलेंगे, तो नर का ये होता वाला होता है और मादा का ये वाला होता है। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर, अगर ये जो है दोनों अंग क्या करते हैं, जनन में भाग लेते हैं, या जिस जनन में ये दोनों अंग कौन कौन, ये जो लिंग अंग है वृष्ण और अंडाशय, ये दोनों जन अंग यानी लिंग अंग अगर भाग लेते हैं तो वैसे जनन को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, लैंगिक जनन कहते हैं। बात में आ रहा है। इन्हें हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसे क्या कहा जाता है, लैंगिक जनन कहा जाता है। बात समझ में आ रही है। जिस जनन में इन दोनों अंगों का योगदान होती है वैसे जनन को जनन क्या कहा जाता है, लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। लेकिन ज़रा ध्यान दीजिए कि जिस जनन में इन दोनों अंगों का कोई यूज नहीं होता है या इसका कोई विशेष महत्व नहीं होता है, तो वैसे अंगों के बारे में वैसे जननों के बारे में अगर हम बात करें जिसमें ये भाग लेते हैं, जिसमें ये अंग क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। भाग क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो जैसे भाग ले रहे हैं बात समझ आ रही है, तो वैसे अंगों को हम लोग क्या कहेंगे, लैंगिक जनन। और जिस जनन में ये अंग भाग नहीं ले रहे हैं, जिस अंग में ये जो है ना, जिस जनन में ये अंग भाग नहीं ले रहे हैं तो उसे कहा जाता है क्या, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसे क्या कहा जाता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बाबू, अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। लैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन क्या होती है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये जानकारी आपको दे दिया गया। बात समझ में आ रही है। ध्यान देंगे, जिसमें सेक्स ऑर्गन भाग नहीं लेते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, इसमें भाग नहीं लेंगे, भाग उसमें ले रहे हैं लेकिन इसमें नहीं लेंगे। कौन, लिंग अंग यानी वृष्ण और अंडाशय भाग नहीं लेते हैं। जब भाग नहीं लेते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है बाबू, भाग नहीं लेते हैं तो इन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। लेकिन जब भाग लेते हैं तो उन्हें लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर, आप समझिए कि लिंग अंग क्या होता है और इसका योगदान क्या है। अगर जनन में या कोई भी जनन में ये अंग भाग लेता है तो लैंगिक यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा, नहीं लेगा तो अलैंगिक जनन कहलाएगा। अब सेक्स ऑर्गन किसको बोलते हैं, तो स्त्रियों में अगर हम बोले
तो ओवरी यानी अंडाशय बोलेंगे, और अगर हम नर यानी पुरुषों में बोले तो वृषण या टेस्टिस कहते हैं। क्लियर हो गया। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे इसको, अगर हम दूसरी भाषा में जानना चाहें तो हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं ज़रा आप समझिएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर इसी पर यही कलर नहीं ठीक रहेगा, तो ज़रा आप नोटिस करेंगे, यहाँ देखिए, देखिए इसको चल रहा है, दिख रहा है। चलिए अच्छा थोड़ा दिख ही जाएगा, आगे बढ़ते हैं। तो ज़रा समझिए बात क्या जाती है। चलिए इसको लेते हैं। तो देखिए अगर हम बात कर लेते हैं तो जरा क्या फीमेल का एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी माना जाता है। फीमेल का एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी माना जाता है, या प्राइमरी इसको लैंगिक जनन अंग भी कह सकते हैं। इसको क्या कहा जाता है, वो प्राथमिक अंग भी कहते हैं। प्राथमिक क्या कहते हैं, तो इसे अंग कहा जाता है, किसका, स्त्रियों का। बात समझ आ रही है। इसको क्या कहा जाता है, प्राथमिक अंग हम लोग बोलते हैं, किसको, पुरुषों का, सॉरी स्त्रियों का। और इसको हम बोलते हैं क्या, प्राथमिक अंग किसको, पुरुषों का। क्लियर हो गया। वृषण को जो है ना क्या कहा जाता है, तो प्राथमिक लैंगिक जनन अंग भी कहा जाता है, या मुख्य लिंग अंग भी कहा जाता है। क्लियर हो गया। और अंडाशय को हम लोग प्राथमिक लैंगिक जो है ना प्राथमिक अंग या प्राथमिक लैंगिक जनन अंग भी कहते हैं, किसका, फीमेलों का अंडाशय को। ये बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। अब ये चीज़ें आपको दिखाई गई थी, सेक्स ऑर्गन क्या होता है बता दिया गया। तो देखिए मुख्य रूप से सेक्स ऑर्गन जो है ना पुरुषों में ये देखने को मिलता है, दिख रहा है ना, यह है क्या है, टेस्टिज है। आगे भी हम दिखा देंगे इसको पूरा क्लियर पिक्चर। और देखिए ये जो संरचनाएं आपको दिख रही है इसको हम लोग ओवरी कहते हैं। देखिए एक इधर भी है, यहाँ पर भी है। तो ये जो दोनों अंग जो दिख रहे हैं ये ओवरी है, तो ये भी जो है ना प्रमुख जनन अंग माना जाता है। ये बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन फिलहाल समझिए और देखिए कि ये होता क्या है। देखिए लिंग अंग तो आपको जानकारियाँ दी गई, थोड़ा सा यहाँ पर आप चेक कर लेंगे। यहाँ पर देखिए लिंग अंग देखने को मिल जाएगा। तो जो लिंग अंग है, एक पहले फिगर आप शुरू में देखे थे, ये दिखाया गया, जिसमें कि यहाँ पर मेल और फीमेल का जनन, मेल का और फीमेल का जो है जनन अंग दिखाया गया है। और उसी को जो है थोड़ा सा आप नोटिस करेंगे यहाँ पर फिगर में, तो ये भी बात वही लिखी हुई है, क्या, सेक्स ऑर्गन। लेकिन यहाँ पर क्लियर किया गया है कि ये जो संरचना आप देख रहे हैं इसको लोग टेस्टिज यानी वृषण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, टेस्टिज यानी वृषण कहते हैं। और यहाँ पर जो आप संरचना देख रहे हैं इसको अंडाशय कहा जाता है। पोजीशन क्लियर है आपको कि ये कहाँ पर होती है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये जानकारी आपको दिया गया। ये जो संरचनाएं आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये अंडाशय हो गया, इसी को लिंग अंग कहते हैं। अगर ये जन्म में भाग ले रहे हैं तो क्या, अगर ये जन्म में भाग ले रहे हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर ये क्या कर रहे हैं, जनन में भाग ले रहे हैं तो क्या कहलाएगा बाबू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। क्लियर हो गया। और अगर भाग नहीं ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर भाग नहीं ले रहे हैं मतलब अपना योगदान नहीं दे रहे हैं तो वैसे जनन को ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है, इसमें भाग नहीं लेते हैं। क्लियर हो गया। अब चलते हैं, इसके बारे में खुद ऑलरेडी हम आपको फर्स्ट चैप्टर में लैंगिक अलैंगिक सेक्सुअल में अंतर बहुत सारे, हम 10-12 अंतर आपको लिखवा चुके हैं। इसके बारे में ऑलरेडी पूरी तरह से हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर जरा आप ध्यान से देखिए। अब हम लोग इस टॉपिक को कैप्चर करते हैं। ये टॉपिक जो आपको दिख रहा है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये टॉपिक है क्या, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बातें करते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। ये जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है इसके बारे में हम थोड़ा सा बातें करते हैं, ज़रा समझिए। ये जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है यूनिसेक्सुअल, इसको लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, एक लिंगी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक लिंगी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक लिंगी कहते हैं। और एक और टॉपिक आ जाएगी, एक और बातें आ जाएगी जिसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। इसमें साथ में एक और टॉपिकों को सीख भी लेनी है। हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बाइसेक्सुअल कहते हैं। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, तो द्विलिंगी बोलते हैं, द्विलिंगी कहते हैं। बात समझ आ रही है, क्या कहते हैं, द्विलिंगी। अब इन दोनों बातों को हम लोग एक एक करके थोड़ा सा
कैप्चर करते हैं, जरा आप समझिएगा। वैसे जीव जिनमें नर और मादा अलग अलग पाई जाती हो, वैसे जीव जिनमें क्या हो, मतलब एक ही बॉडी में नर और मादा न रह करके नर और मादा क्या हो, अलग अलग हो। नर और मादा क्या हो बाबू, अलग अलग हो। बात समझ में आ रही है? कुछ बताया गया कि जब किसी जीवों के बॉडी में या एक ही शरीर में नर और मादा एक साथ न रह करके क्या रहता हो, अलग अलग रहता हो, तो वैसे जीवों को हम लोग क्या बोलते हैं, एक लिंगी कहते हैं। क्लियर हो गया? क्या कहते हैं बाबू? वैसे जीवों को हम लोग एक लिंगी के नाम से जानते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब एक लिंगी जीव के एग्जाम्पल्स कौन कौन होते हैं, तो देखिए यहाँ पर सिंपल भाषा में आपको देखिए तो क्या दिखाया गया है, मानव दिया गया है। एग्जाम्पल्स के रूप में क्या है, मानव है। ज़रा आप देखिएगा यहाँ पर, नोटिस कीजिए। एग्जाम्पल्स के रूप में क्या दिए गए हैं, मानव दिए गए हैं। और भी जानवर में हो जाएंगे, गाय हो जाएंगे, भैंस हो जाएंगे, बकरा, etc। और भी बहुत सारे नाम लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ तक जानकारी आपको दिया गया है ना, ऊपर नाम दिए गए। अब ज़रा देखिए तो कैसे, अब देखिए तो यहाँ पर दिख रहा है मेल, मानव दिख रहा है, तो मानव में क्या है, अब ज़रा ध्यान से देखिए तो ये नर है, ये क्या है, मादा है, दिख रहा है। तो ज़रा आप नोटिस कीजिए तो कि मानव में नर और मादा क्या है, अलग अलग है ना, एक ही शरीर में नहीं है बल्कि दोनों दो गो हैं, तो एक लिंगी माना जाएगा। जैसे कैसे हम हैं तो नर है, एक और ऐसे ही शरीर रहे तो मादा, स्त्री अलग तो अलग अलग हो गए, एक ही शरीर में नहीं, मतलब ये हमारे साथ हम ही में ही दो नहीं हैं, हम नर अलग हैं, मादा अलग हो सकती है। लेकिन अगर हम ही दोनों में रहते, दोनों हम ही दोनों हमारे शरीर के अंदर ही दोनों रहता, नर भी और मादा भी, तो हम द्विलिंगी उसको मानते। लेकिन ऐसा है नहीं, हम नर है फिर मादा अलग होती है, या अलग होता है लोग, है ना। अब देखते हैं, तो ऐसा जानकारी आपको दिया गया कि जब जीवों के एक ही शरीर में नर और मादा न रह करके अलग अलग होते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिखाया गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल कहते हैं। क्लियर हो गया? लेकिन अगर हम द्विलिंगी की बात करते हैं जिसमें नर और मादा दोनों में होते हैं, नर एवं मादा क्या हो, नर और मादा दोनों एक साथ हों। जरा इधर हम लिख देते हैं कि जना जीवों के शरीर में क्या हो, नर एवं मादा, नर एवं क्या हो, मादा एक ही शरीर में हो, मतलब साथ में हो या एक ही शरीर में हो। बात समझ में आ रही है? नर और मादा क्या हो, साथ में हो। बात समझ में आ रही है? तो इसे क्या कहा जाता है, द्विलिंगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्विलिंगी कहा जाता है, जिसमें नर और मादा साथ में होते हैं। जैसे यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल्स के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। जैसे आप नाम सुने होंगे केचुआ का, केचुआ हो गया, जोक हो गया इत्यादि। ऐसे और भी नाम बहुत सारे होते हैं, लेकिन इतना समझिए केचुआ, जोक, टेपवर्म भी होता है, स्पंज वगैरह भी कहीं कहीं जिक्र होती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये सब द्विलिंगी जीव माने जाते हैं। ऐसे बहुत सारे होते हैं, पौधे भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन यहाँ पर हम मानव की बात कर रहे हैं, इसलिए पौधे के बारे में कोई एग्जाम्पल आपको नहीं दी गई है। इससे आपको पहले भी पढ़ा दिए होंगे, जब हम आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे होंगे तो उसमें जो है ना एक लिंगी पौधे, एक लिंगी जीव, एक लिंगी जंतु से जुड़ी हुई जानकारी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है और एग्जाम्पल्स भी बताए गए हैं। तो इसलिए घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। अब इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है टॉपिक। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, ये भी टॉपिक पहले भी आपको फर्स्ट चैप्टर में जिक्र किया हुआ है ना। ज़रा ध्यान से देखिए क्या जिक्र किया हुआ है, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यह क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे विविपैरस लिखा हुआ है। इसे लोग हिंदी में सजीव प्रजक के नाम से जानते हैं। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, सजीव प्रजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, सजीव प्रजक कहा जाता है। क्लियर हो गया। एक और टॉपिक आ जाएगी जिसका नाम है ओविपैरस। बात समझ में आ रही है? वो भी क्या हो जाएगा, पैरस हो गया, जिसे हिंदी में
अंडप्रजक के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ रही बात? अब चलते हैं, ज़रा ध्यान से देखते जाइएगा और इसको समझिएगा। चलिए, साफ़ सुथरा आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा जस्ट हम पानी पी लेते हैं, प्यास लग गया बोलने में, गर्मी के समय आ गई है ना, जस्ट ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, तो अंडप्रजक हो गया और सजीव प्रजक हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम बातें करते हैं। देखिए, वैसे जीव जो क्या करते हैं, संतानों को जन्म देते हैं। वैसे जीव जो क्या करते हैं, तो संतानों को जन्म देते हैं। किसको जन्म देते हैं? तो संतान को जन्म देते हैं। बस में आ रही है? किसको जन्म देते हैं? संतान को जन्म देते हैं। जो जीव क्या करते हैं, संतानों को जन्म देते हैं, तो उन्हें सजीव प्रजक कहा जाता है। जैसे देखिए, क्या है, माँ है, ये मानव है, माँ है, और ये क्या है, इसकी बच्ची है, संतान है ना। तो देखिए, तो ये संतान क्या की, ये क्या है, बेबी है। बेबी मतलब बच्चा समझिए, ये क्या है, बेबी है। तो माँ है यानी मॉम है, तो ये क्या की, ये जो मॉम दिख रही है, ये मॉम क्या की, तो संतान के रूप में देखिए बेबी को जन्म दी, है ना, बेबी को, है ना। तो बेबी यानी बच्चे को जन्म दी, यानी संतान की जन्म दी। वैसे मानव हो जाएंगे, जानवर भी हो जाएंगे, गाय हो जाएंगे, गाय भी बछड़े को जन्म देती है, गाय बछड़ा होता है शायद, है ना। अब जो भी हो ध्यान रखेंगे। तो बछड़े को जन्म दी, भैंस है तो वो भी अपने छोटे बच्चे को जो है ना, बच्चा को जन्म देती है। उसी प्रकार से बकरा भी जो है ना, मेमना होता, मेमना उसको बोलते हैं ना, हाँ मेमना को जन्म देती है। और कुत्ते जो होते हैं, कुत्तियाँ जो होती है ना फीमेल, वो भी जन्म देती हैं, जिसको हम बोलते हैं पपी बोलते हैं, पपी या पपी जो भी हो तो बोलते हैं, मतलब छोटे जीवों को जन्म देती है। उसी प्रकार से हर जीव जो है ना क्या करता है, छोटे जीवों को जन्म देते हैं, संतानों को जन्म देते हैं, यानी अपने लघु रूप को स्थापित करते हैं या जन्म देते हैं। तो वैसे जीवों को हम लोग क्या मानते हैं, तो विविपेरस या सजीव प्रजक कहते हैं। यानी जो जीव संतानों को जन्म देते हैं और संतान को जन्म देकर के अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, तो उन जीवों को सजीव प्रजक के नाम से जाना जाता है। जिसका जीता जागता एग्जाम्पल्स आपको मानव दिए गए, यहाँ पर फिगर में भी आपको देखने को मिल रहा होगा, है ना। तो क्या, मानव, कोई दिक्कत। उसी प्रकार से अगर हम बात कर लेते हैं, गाय के भी बच्चे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। भैंस हो गया, बकरा हो गया, बकरी, इटिसी, कुत्ता हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नोटिस करते हैं किसको लेकर के, ज़रा समझिए यहाँ पर, देखिए ध्यान से। अब हम लोग टॉपिक अध्ययन करते हैं अंडप्रजक को लेकर के। तो वैसे जीव जो क्या करते हैं, अंडे को जन्म देते हैं, कोई भी जीव जो अंडे देते हैं या आप अंडे के माध्यम से अपनी संख्याओं को बढ़ाते हैं, जो जीव अंडे के माध्यम से अपनी संख्याओं को बढ़ाते हैं या अंडे देते हैं, तो उन जीवों को अंडप्रजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, अंडप्रजक कहा जाता है। डायरेक्ट हम आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दे देते हैं, ज़रा समझिए। एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लेते हैं तो समझिए, जैसे मुर्गी, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या हो गया, मुर्गी हो गया, बतख हो गया, और उसका जो है पक्षी हो गई, टर्की, टीसी, बहुत सारे जो है जो भी अंडे देते हैं, आप समझिए। सांप वगैरह भी इसमें आ जाएगा, मगरमच्छ वगैरह भी हो जाएगा, मतलब बहुत सारे जीव हो सकते हैं, तो सभी को अंडप्रजक कहेंगे। क्लियर हो गया। एक लिंगी क्या है, द्विलिंगी क्या है, सजीव प्रजक क्या है, अंडप्रजक क्या है, और इससे पहले जुड़ा हुआ बातें क्या, तो लिंग अंग क्या है ना। लिंग अंग क्या है, बात समझ आ रही है। ये जानकारी आपको दिया गया कि लिंग अंग क्या होता है, मुख्य रूप से लिंग अंग किसको कहते हैं, और अगर वो अपना योगदान देता है तो कौन सा जन्म कहलाएगा, नहीं देता है तो कौन सा कहलाएगा। और साथ ही साथ इससे जुड़ा हुआ बातें बताया गया क्या, कि अगर कोई भी जीव मानव जन्म करता है, ठीक है, या कोई भी जीव अपनी संख्याओं को बढ़ाता है, तो उसमें क्या उससे लाभ देखने को मिलेंगे, क्या फ़ायदे होंगे, ये जानकारी आपको दी गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जरा आप ध्यान दीजिए। यहाँ तक तो, ये तक तो हो गए, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं। तो ये जानकारी आपको दिया गया कि जो है मुख्य रूप से क्या है, तो जननांग ये थे। अब इसका योगदान के बारे में हम बातें करेंगे, तो ज़रा आप ध्यान से देखिए और समझिए यहाँ पर। तो देखिए,
ये मुख्य रूप से जो है ना क्या है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर और समझते हैं। अब हम मानव में स्पेशली जनन की बात करते हैं। ऐसे तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको ऑलरेडी पढ़ाए गए हैं और बताए भी गए हैं, लेकिन अब हम लोग मेन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि जब मानव जनन करते हैं तो मानव में किस प्रकार से जनन होती है और मानव किस प्रकार से जनन करते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। तो ज़रा आप ध्यान से देखिएगा। मानव जो आपको दिख रहा है, मानव एक प्रकार का उस श्रेणी के अंतर्गत आने वाला जीव है जिसमें जो है ना जनन करने के लिए, मानव में जनन करने के लिए अगर हम बात कर लेते हैं तो मुख्य रूप से जो ना क्या होते हैं, 2 प्रकार के ऑर्गन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं बाबू? मुख्य रूप से 2 प्रकार के ऑर्गन पाए जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब ये 2 प्रकार के कौन कौन होते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा बातें करते हैं। ज़रा आप नोटिस कीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए, ध्यान देंगे, यहाँ पर 2 ऑर्गन देखने को मिलते हैं। एक देखने को मिलता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और दूसरे की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखने को मिलता है, स्पेस कम है, थोड़ा छोटा लिखते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और दूसरा जो होता है वो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बात समझ में आ रही है? जरा ध्यान से देखिए। बात क्या जाती है, इसको लोग हिंदी में बोलते हैं नर जनन अंग। बात समझ में आ रही है? और दूसरा जो होता है वो होता है मादा जनन अंग। क्या होता है? मादा जनन अंग। दिख रहा है? अब जानकारी आपको दिया गया कि मुख्य रूप से जो है ना मानव में जनन करने के लिए 2 प्रकार के सिस्टम या ऑर्गन होते हैं। बात समझ में आ रही है? अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक दिख रही है सबको? आगे बढ़ते हैं, ज़रा समझिए ध्यान से। एक क्या हो गया? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और दूसरा क्या हो गया? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बात समझ में आ रही है? अब ज़रा ध्यान से देखिए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, थोड़ा सा इससे जो है जुड़ी हुई हम अध्ययन करते हैं बातों को। तो देखिए, जिसके द्वारा मेल अपनी संख्याओं को बढ़ाते हैं या जनन करने में अपना योगदान देते हैं, तो उन अंगों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है, जिसमें अनेक अंग भाग लेते हैं। जिसमें क्या होते हैं? अनेक अंग भाग लेते हैं। बात में आ रही है? क्या होते हैं इसके अंदर? अनेक अंग क्या करते हैं बाबू? भाग लेते हैं। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अनेक अंगों का समूह ये होते हैं। क्लियर हो गई? उसी प्रकार से अगर हम बात कर लेते हैं मादा को लेकर के, तो जिस प्रकार से मानव के नर में जो है ना क्या होते हैं, जनन करने के लिए जिस अंगों का योगदान होता है, उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो ज़रा समझिए क्या होते हैं। तो नर भाग में भी होते हैं, या नर जनन अंगों में भी क्या होते हैं? बहुत सारे अंगों के समूह होते हैं, या बहुत सारे अंग क्या करते हैं? इसमें भी भाग लेते हैं, और भाग लेकर के एक विशेष प्रकार के तंत्र को निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मादा जनन तंत्र या मादा जनन अंग कहते हैं। उसी प्रकार से नर में भी होता है। ये बात क्लियर हो गई? अब देखते हैं, उसी में से हम पहला को कैप्चर करेंगे। उसी में से हम क्या करेंगे? पहला को कैप्चर करेंगे। किसको कैप्चर करेंगे? फर्स्ट को, जिसका नाम क्या होगा? नर जनन अंग, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ऑर्गन। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आप नोटिस कीजिए, यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ नज़र आ जाएगा आपको। क्या देखने को मिल रहा है? तो देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और हम आपको कई बार बताए हैं कि नर जनन अंग मुख्य रूप से किसको माना जाता है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर स्लाइड को हम आपको स्क्रॉल करके दिखाते हैं। मुख्य रूप से किसको माना जाता है, आप देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। देखिए, दिख रहा है नर जनन अंग मुख्य रूप से हम लोग किसको मानते हैं?
तो वृष्ण को मानते हैं। प्राथमिक अंग या लैंगिक जनन अंग भी हम लोग किसको मानते हैं? वृष्ण को। और मादा में किसको? तो अंडाशय को, ओवरी को। तो अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, वृष्ण को देखते हैं। तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर को देखिए, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वृष्ण है, इसी को हम लोग टेस्टिस कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टिस कहते हैं। क्लियर हो गई? वृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं? वृष्ण के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर हो गया? अब अगर हम बात कर लेते हैं ये कहाँ पाई जाती है, तो देखिए ये दोनों पैर के जो जांघ होते हैं उसके बीच में उदर गुहा के बाहर, कहाँ? उदर गुहा के बाहर कहाँ पाई जाती है? वृष्ण कोश में पाया जाता है बाबू। कहाँ पाया जाता है? वृष्ण कोश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? वृष्ण कोश में पाया जाता है। कोई दिक्कत? ये जानकारी आपको दिया गया, ध्यान देंगे। वृष्ण कोश के अगर बारे में बात कर लेते हैं तो इसकी टेम्परेचर जो होती है हमारे, जैसे जहाँ थोड़ा सा हम रफ यूज़ कर रहे हैं, जल्दी जल्दी समझा रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, फिर उसका जो शेष बचेगा हम स्पेशल जब टॉपिक का अध्ययन करेंगे उसमें कैप्चर करेंगे। 2-4-5 मिनट और हम इसको कैप्चर कर लेते हैं। तो देखिए, तो ज़रा समझिएगा, बकाइएगा नहीं। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर वृष्ण जो होती है इसकी वृष्ण कोश जो होती है इसकी टेम्परेचर हमारे शरीर से लगभग क्या होता है? 2-3 डिग्री सेल्सियस कम होती है। अगर हम बात कर लेते हैं तो इसकी जो टेम्परेचर होती है बाबू वो हमारे बॉडी से लगभग 2-3 डिग्री टेम्परेचर क्या होती है? तो कम होती है। 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसकी क्या होती है? कम होती है। अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो इसकी जो टेम्परेचर होती है वो 34 डिग्री सेल्सियस से ले करके 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है। क्लियर हो गया? इसको लोग अधिवृष्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अधिवृष्ण कहते हैं। ये जो दिख रहा है इसको लोग पेनिस या सीसन कहते हैं। इसको पेनिस या सीसन कहा जाता है। पास में आ रही है? अब थोड़ा सा आगे हम दिखा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो दिख रहा है ना, क्या कह रहे हैं इसको हम लोग? देखिए यहाँ पर नोटिस कीजिए, ये जो आप देख रहे हैं इसको क्या कहा जाता है? वृष्ण कहा जाता है। वृष्ण की अगर हम बात करते हैं लंबाई की तो इसकी लंबाई जो हो जाएगी वो कितनी सेंटीमीटर हो जाएगी? 5। चौड़ाई की अगर हम बात कर लेते हैं तो कितनी हो जाएगी? 2.5 सेंटीमीटर। और वही हम मोटाई की अगर बात कर लेते हैं तो इसकी मोटाई हो जाएगी 3 सेंटीमीटर बाबू। और ये पाया कहाँ जाता है? वृष्ण उपस्थित कहाँ होती है? तो देखिए पैर का जांघ है, एक दाहिने पैर का दिखाया जा रहा है, तो दोनों पैरों के जांघ के बीच में एक भाग होता है उदर गुहा के बाहर, जिसका नाम है क्या? स्क्रोटम, उसमें पाई जाती है। इसकी टेम्परेचर जो होती है हमारे शरीर से लगभग कितने डिग्री? तो 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर होती है। अगर हम बात कर लेते हैं तो इसकी टेम्परेचर जो होती है वो 34 से 35 डिग्री सेल्सियस होती है। कितनी होती है बाबू? 34 से 35 डिग्री सेल्सियस होती है। ये जो संरचना है आपको दिख रहा है इसको हम लोग एनस, मलद्वार कहते हैं, जिससे बेकार पदार्थ थे आंत, बड़ी आंत के अंतिम भाग होता है जिससे बाहर निकलती है। हम आपको 11वीं में बात पढ़ाए थे। देखिए सीसन है, इसको हम लोग पेनिस कहते हैं, इसको हम लोग ग्लैंड पेनिस बोलते हैं। जीपी ग्लैंड पेनिस, ये हो गया टेस्टिस। इसकी साइज़ आपको बताई गई, देखिए यहाँ पर बताया गया। लंबाई जो है ना कितना हो जाएगा? तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। लंबाई ऐसे, चौड़ाई ऐसे और मोटाई गोल ले। क्लियर हो गया? अब बढ़ते हैं आगे। ये जो दिख रहा है इसको हम लोग यूरिन ब्लैडर बोलते हैं, यूबी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूबी, यूरिन ब्लैडर कहते हैं। ये जो दिख रहा है इसको पीजी बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। बात समझ आ रही है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग यूरेथ्रा कहते हैं। थोड़ा सा भी हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं लेकिन इसको हम कैप्चर करेंगे क्योंकि अब लास्ट करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं विडी, वास्ट डिफरेंस बोलते हैं। और ऐसे बहुत सारे भाग मिल करके एक स्पेशल जो है ना क्या करते हैं? तो मेल रिप्रोडक्टिव, देखिए पिछला का टॉपिक है इसका नहीं है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन का निर्माण करते हैं। तो चलिए ऐसे ये सब चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे जो है देखिए यहाँ पर दिखाया गया। टेम्परेचर इतना होता है, 2-3 डिग्री कम रहता है। जब ये वृष्ण है, पाया कहा जाता है, स्क्रोटम में इसकी टेम्परेचर इतनी होती है। ठीक है ना? यहाँ पर देखेंगे टेस्टिस दिखाया गया, इसकी साइज 4 से 5 सेंटीमीटर दिखाई गई। अभी हम पहले भी बता चुके हैं ऑलरेडी, है ना? क्लियर हो गया यहाँ तक? अब चलते हैं उसके अंदर किस प्रकार के सेल होते हैं, कितने सेल होते हैं, ठीक है ना? भाग कितने होते हैं, देखिए लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ टेस्टिस। सेल उसके अंदर कौन कौन होते हैं, ठीक है ना? लैडिंग सेल, एस्ट्रोली सेल, है ना? स्पर्मेटोगोनियम, इन सभी टॉपिकों को हम कैप्चर करेंगे। एजुकेटरी डक्ट कौन कौन से होते हैं, है ना? ये जानकारी आपको देंगे आगे, ठीक है ना? एपिडर्मिस के कितने भाग होते हैं ये आपको हम जानकारी आगे करके देंगे आराम से, ठीक है ना?
चलिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं और बातें करते हैं फिर, और आगे हम आराम से जो है कैप्चर करेंगे। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, मन से पढ़ते रहिए और बेहतर करते रहिए। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से ज़रा बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती वक्त हमारे साथ बिताने और गुजारने के लिए। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और बातें करते हैं। ऐसे आता रहेगा आपका लेक्चर जो है ना, मन से पढ़ते रहें और बेहतर करते रहें।